बताया था कि प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, आपको समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि हमारे पास कोई डीएनए का सोर्स होना चाहिए, है ना? तो सबसे पहले हम लोग एक डीएनए का फॉरेन डीएनए लेते हैं। तो फॉरेन डीएनए क्या है? मेरी बात को आप ध्यान से समझिएगा, जहाँ नहीं समझ में आएगा आप पूछिएगा। फॉरेन डीएनए, फॉरेन डीएनए क्या है? ये हमारा डिज़ायर्ड है। क्या मतलब? मतलब जैसे मैंने कहा था वो इंसुलिन का जीन वाला आई जीन था, वो हमारा डिज़ायर्ड डीएनए। जो डीएनए जिस डीएनए को हम किसी भी ऑर्गेनिज़्म के अंदर इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं अपने बेनिफिट के लिए, वो हमारा फॉरेन। तो पहले हमने क्या किया कि एक फॉरेन डीएनए निकाला। तो सपोज़ दैट किसी इंसान के अंदर से, बहुत ध्यान से मेरी बात समझिएगा। तो मैंने आपसे कहा कि किसी इंसान के अंदर का डीएनए था। अब डीएनए तो बहुत बड़ा लंबा होता है ना? तो डीएनए बहुत लंबा था। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमने देखा कि ये पूरा का पूरा जो ह्यूमन जीनोम है, इसमें एक पर्टिकुलर जीन है जो हमको चाहिए, जिसको हमको कट करके निकालना है। तो हमने देखा कि यहाँ से यहाँ तक लेकर, यहाँ से यहाँ तक लेकर के एक जीन है, जिस जीन को हम कह सकते हैं कि ये जो जीन है, ये जीन आई जीन, बस हमको यही जीन चाहिए, है ना? ये हमारा डिज़ायर्ड डीएनए। तो हमने कहा ये हमारा मान लेते हैं, मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे लेता हूँ, ये आई जीन, डिज़ायर्ड जो इंसुलिन बनाने का काम करता है। हम लोगों ने कल कहानी में समझा था इस बात को। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, इसको कट करेंगे, है ना? इसको किसी एक एंजाइम से कट, ये ज़रूरी है कि किस एंजाइम से कट किया। तो हमने एक एंजाइम से इसको कट किया, कैंची लगा के इसको कट किया। जिस एंजाइम से हम लोग कट करते हैं इसको, इस एंजाइम का नाम है, इन एंजाइम्स को हम लोग बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस। तो हमने क्या किया, एक एंजाइम है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेस, उससे इसको कट करके निकाल दिया। कट करके हमने फॉरेन जीन अपना ऑब्टेन कर लिया, जो हमारा डिजायर्ड जीन। अब हमारे पास ये एक आई जीन को मिल गया, ठीक है? अब आई जीन को मिल गया, चलो आई जीन आपको मिल तो गया, अब आप इस आई जीन का करोगे क्या? अब हमें क्या करना है, इस आई जीन को किसी बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर, ठीक है? तो चलो कुछ-कुछ पुराना भी आपका जो नॉलेज है उसको भी अपन चेक करते रहेंगे, है ना? देखते हैं किसने कितना पढ़ रखा है, किसने नहीं पढ़ा है। तो अब क्या हुआ, हमने एक बैक्टीरिया लिया। पहली बात तो इस बैक्टीरिया के अंदर बैक्टीरिया का खुद का भी डीएनए, तो ये बैक्टीरिया का मेसोसोम हो गया, और इस बैक्टीरिया के मेसोसोम से चिपका हुआ है इसका बैक्टीरिया का खुद का भी डीएनए। तो ये बैक्टीरिया का खुद का डीएनए सर्कुलर होता है। इस बैक्टीरिया के डीएनए को हम लोग बोलेंगे बैक्टीरियल जीनोम। इससे हमें कुछ लेना देना नहीं। बैक्टीरियल, नॉर्मली बैक्टीरिया के अंदर, है ना, एक छोटा सा इसका खुद का डीएनए पाया जाए। इट इज स्मॉल सर्कुलर डीएनए, इसको हम लोग एक्स्ट्रा क्रोमोसोम, क्या कहते हैं इसको, क्या चीज है? प्लाज्मिड। प्लाज्मिड। शाबाश। ये मैं जानना चाह रहा था, याद है कि भूल ही गए। तो देखो ये क्या है, तो हमें ये एक बैक्टीरियल प्लाज्मिड मिला, बैक्टीरियल प्लाज्मिड। अब यही बैक्टीरियल प्लाज्मिड जो है, ये हमारा जो डिजायर्ड डीएनए है, इसको किसी दूसरे बैक्टीरिया के अंदर डालने में हेल्प करे। हमने क्या किया, इस बैक्टीरियल प्लाज्मिड को निकाल के बाहर लेकर आए, ठीक है? अब हमने क्या किया, इस बैक्टीरियल प्लाज्मिड को निकाल लिया, हमने कहा चलो तुम बाहर आओ, इसका यूज किया जाएगा। तो हमें पता है कि प्लाज्मिड क्या होता है, तो हमें ये भी पता है कि प्लाज्मिड जो होता है, ये डबल स्ट्रैंडेड, है ना, और सर्कुलर एक डीएनए पार्ट, तो सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पार्ट। प्लाज्मिड हमारे फॉरेन डीएनए को ले जाने का, तो प्लाज्मिड हमें कैसे पता है ये कैसा है, सर्कुलर स्मॉल डीएनए है जो डबल स्ट्रैंडेड है। अब हम क्या करेंगे, इसी सेम, तो मान लेते हैं ये जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, मेरी बात को बहुत गौर से समझिएगा, ये जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस था इसका नाम था R1। सेम रिस्ट्रिक्शन, कोई और नहीं, सेम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से इसको भी कट किया जाए। यहाँ पे हम सेम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट करते हैं, ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो हमने सेम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से इसको कट कर दिया, और इस R1 से, ये भी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस था, तो इसको हमने प्लाज्मिड को भी कट कर दिया, है ना,
cut with same restriction endo तो हमने सेम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से इसको कट कर अब क्या हुआ अब हमारा प्लाज्मिड हमको मिल गया जिसको कि हमने सेम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट किया कटा वाला प्लाज्मिड तो ये हमारा कट प्लाज्मिड इसको कट कर दिया रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से इसको इतना कट कर दिया अब कट करने के बाद हमें करना क्या है कि अब ये वाला जो डीएनए तो जिस डीएनए को हमने निकालना था अब इस डीएनए को इस कट वाले पार्ट पे हमें फिट कर दिया हमने क्या किया इस डीएनए को इस वाले कट वाले पार्ट पे हमें चिपका दिया ठीक है तो यहाँ पे हमने अपना डिजायर्ड डीएनए फॉरेन जीन इस फॉरेन जीन को हमने चिपका तो ये हमारा क्या हो गया ये फॉरेन जीन हो गया ये जिसको हमने आई जीन कहा था आई जीन और ये दूसरा वाला जो पार्ट है ये क्या है ये तो प्लाज्मिड है ना दिस इज प्लाज्मिड अब ये प्लाज्मिड और आई जीन मिलकर के फॉरेन जीन मिलकर के अब हम इस डीएनए को कहेंगे क्या इसी को हम लोग बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट तो हमारा क्या बन गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए में रिकॉम्बिनेशन है ये दो चीजों का रिकॉम्बिनेशन है इस वाले का और इस वाले का दोनों का रिकॉम्बिनेशन अब हम इस प्लाज्मिड को लेंगे और किसी मेथड की हेल्प से किसी दूसरे मेथड की हेल्प से अब हम इसको किसी दूसरे बैक्टीरिया के अंदर डाल है ना तो हमारे पास एक ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक ये बैक्टीरिया यहाँ पर ये इसका खुद का बैक्टीरियल डीएनए है यहाँ पर इसका खुद का बैक्टीरियल डीएनए है और इसके अंदर हमने क्या किया ये अपना वाला जो प्लाज्मिड इस प्लाज्मिड को इंसर्ट तो हमने इसके अंदर क्या इंसर्ट किया हमने इसके अंदर रिकॉम्बिनेंट एक डीएनए ठीक है अब क्या होगा ये आई जीन मतलब अब ये इंसुलिन प्रोड्यूस करने लगेगा मतलब जो भी इस फॉरेन जीन के फीचर थे है ना इसके अंदर ये फीचर आ जाएंगे तो इस बैक्टीरिया के अंदर कुछ नए कैरेक्टरिस्टिक आ जाएंगे ऐसे ऐसे बैक्टीरिया या ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए इंट्रोड्यूस करके नए फिनोटाइप प्रोड्यूस कर दिए जाएं तो ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं इनको बोलते हैं दे आर कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेंट बैक्टीरिया इसको बोलेंगे दे विल हैव न्यू फिनोटाइप ठीक है क्या करेगा अब ये बैक्टीरिया इंसुलिन प्रोड्यूस करेगा कोई बैक्टीरिया इंसुलिन नहीं प्रोड्यूस करता ये बैक्टीरिया इंसुलिन प्रोड्यूस करेगा इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं दिस कंप्लीट प्रोसेस अच्छा एक चीज और यहाँ पर जोड़ने के लिए हमने एक गम का यूज किया जिसको मॉलिक्यूलर गम यहाँ पर हमने क्या किया जोड़ने के लिए भी यूज किया यहाँ पर जोड़ने के लिए हमने एक एंजाइम का यूज किया ये यहाँ पे ऐड करने के लिए ये मॉलिक्यूलर गम की तरह काम करता है इस एंजाइम को लाइगेज एंजाइम आपको ये पता है लाइगेज एंजाइम क्या है दिस इज मॉलिक्यूलर गम और इसको मॉलिक्यूलर सीजर कहते हैं मॉलिक्यूलर गम की हेल्प से इसको यूज कर दिया गया है ना एंड दिस रिकॉम्बिनेंट डीएनए और प्लाज्मिड अब ये इस डीएनए को ले जा रहा है ना तो प्लाज्मिड को हम क्या बोलेंगे अब इसे बोलेंगे वेक्टर प्लाज्मिड वेक्टर ट्रांसफर टू होस्ट इसको हमने होस्ट को ट्रांसफर कर दिया दिस इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए बताओ समझ आई कि नहीं आई यस इसको Yes, आप कॉपी कर है ना और यही बना के आना स्कूल में अगर पूछा जाए रिकॉम्बिनेंट डीएनए
नोट कर लें, बताना। नोट कर लिया? 1 मिनट सर। सर 1 मिनट। कोई नहीं, आराम से नोट कर। हो गया? सर लास्ट बचा 1 मिनट। ठीक है। सर आपने प्लाज्मिड वेक्टर किसको बोला था? इस प्लाज्मिड को ही वेक्टर कहेंगे। तो वेक्टर क्या होते हैं? जो किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं। जो फॉरेन जीन को बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर करने का काम कर रहा है, इसलिए इसको वेक्टर कहते हैं। तो प्लाज्मिड को हम लोग वेक्टर की तरह यूज करते सर लेकिन वेक्टर तो ये कहते हैं पैथोजन के लिए यूज होता है ना टर्म, जो पैथोजन को हैं। हे प्रभु, वेक्टर उस किसी भी चीज को बोलेंगे जो किसी भी चीज को एक जगह दूसरी जगह तक ले जाए। ओके सर, ओके। साहब, डन सर। डन। ओके, चलो नोट करना start, है ना। द फर्स्ट आर्टिफिशियल द फर्स्ट आर्टिफिशियल नहीं, आर्टिफिशियल नहीं, द फर्स्ट प्लाज्मिड was isolated the first plasmid was isolated in 1972 by Stanley Cohen by Stanley Cohen and Herbert Boyer and Herbert Boyer. सर फर्स्ट के आगे क्या था? The first plasmid was isolated by Stanley Cohen and Herbert Boyer from bacterium. इससे निकाला गया, ये भी याद रखना, from bacterium salmonella, from bacterium salmonella typhimurium. क्या करता है ये? टाइफाइड को। टाइफाइड। salmonella typhimurium, ये क्वेश्चन पूछा हुआ नीट में, ठीक है। तो जो मैं ईयर या साइंटिस्ट या ये लिखाया करूँ वो जरूर याद रखना।
तो सॉल्मोनेला, क्योंकि अब ये बहुत कम पूछे जाते हैं, अब कोई नहीं पूछता कि न्यूक्लियोलस किसने डिस्कवर किया वगैरह वगैरह, है ना? ये मैच द फॉलोइंग में भी नहीं आता है, बहुत पहले प्रीएम्प्टिव पूछे जाते थे, अब नहीं आते। लेकिन इस टाइप की जो बायोटेक वगैरह से क्वेश्चन पूछ लिया, जैसे उससे भी पूछ लिया जाता है, मतलब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वगैरह से उससे पूछ लिया जाता है, इस टाइप की फैक्चुअल चीजें। सॉल्मोनेला टाइफीम्यूरिया, दिस प्लाज्मिड was antibiotic resistant. Next one. They isolated plasmid. Next point. They isolated plasmid and cut desired. The isolated plasmid. They isolated plasmid and cut desired piece of DNA from plasmid and cut desired piece of DNA from plasmid. Next point. The cutting of DNA was done with the help of restriction enzyme which are also known as molecular scissor. Molecular Scissor. Next one. The piece of DNA was linked with plasmid, comma. Now plasmid act as vector. Full stop. The foreign DNA and plasmid were linked with another enzyme called DNA ligase. Another Sir, the enzyme, foreign DNA. the foreign DNA and plasmid were linked with another enzyme, DNA ligase. Next point. The newly formed DNA having foreign gene and plasmid is now called recombinant DNA. Next point. This recombinant DNA is transferred to
this recombinant DNA is transferred to a host bacteria called E. coli. Full stop. इसी में लिखेंगे. Now the plasmid can replicate. Now the plasmid can replicate inside the host bacteria. Now the plasmid can replicate inside the host bacteria by using host enzyme. The next point, the process of multiplication, the process of multiplication of this recombinant DNA or plasmid, the process of multiplication of this recombinant DNA or plasmid is called cloning. एक आखिरी में नोट करेंगे, recombinant DNA technology, recombinant DNA technology is Sir. now recombinant, आखिर में लिखेंगे, लास्ट पॉइंट है, recombinant DNA technology is now called recombinant DNA technology is now called genetic engineering. Genetic engineering. ठीक भाई, कोई डाउट? कोई डाउट नहीं? ठीक. तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. देखो आपके सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ जो दे रखा है वो दे रखा है एंडोन्यूक्लियस, और एंडोन्यूक्लियस के अलावा कई सारे एंजाइम यूज किए जाते हैं ना. तो कितने सारे, तो देखो टूल्स में क्या क्या हम लोग यूज करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी के टूल्स क्या यूज ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. अब देखो कौन से ऐसे टूल है, मतलब किनकी मदद से हम ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं. तो सबसे पहली चीज क्या हो, हमने कट करने के लिए, हमने ऐड करने के लिए क्या चीज यूज की, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, एंजाइम, है ना. फिर दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज थी वेक्टर डीएनए. तो वेक्टर डीएनए कौन सा वेक्टर डीएनए, प्लाज्मिड. प्लाज्मिड ही तो बैक्टीरिया के पास तक आइजीन को ले गया, तो वो वेक्टर रहा, ठीक है ना. और थर्ड क्या है, पैसेंजर डीएनए. पैसेंजर डीएनए कौन, वो जो वेक्टर के ऊपर सवार होकर के आया, वो कौन था, दैट वाज डिजायर्ड डीएनए, वो डिजायर्ड डीएनए था. और एंजाइम कौन कौन से थे, तो देखो एंजाइम कौन कौन से, इसमें कई तरह के एंजाइम्स होते हैं, है ना. तो चलो नोट करो पहले तीनों चीजें, फिर मैं बताता हूँ क्या कौन कौन से एंजाइम. और पहली हेडिंग डालेंगे एंजाइम. एंजाइम तो नोट करेंगे, मेनी काइंड ऑफ एंजाइम आर यूज्ड, मेनी काइंड ऑफ एंजाइम आर यूज्ड इन, many kind of enzyme are used in the process of genetic engineering. The process of
genetic engineering, and they are following. तो वो कौन कौन से एंजाइम है, अब हम उनकी बात। सबसे पहले ए पे आ जाओ। तो ए नंबर पर आपका आएगा दैट इज लाइजिंग एंजाइम। लाइजिंग एंजाइम नोट करेंगे। लाइसोजाइम इज तो सबसे पहले डीएनए निकालने के लिए आपको बैक्टीरिया की वॉल या किसी भी सेल वॉल को डिसॉल्व करना पड़ेगा। लाइसोजाइम इज कॉमनली used to dissolve bacterial cell. Lysozyme is commonly used to dissolve bacterial cell. Lysing enzyme used to dissolve bacterial cell. Lysing enzyme are those enzymes which help to open the cell, to extract DNA, which help to open the cell to extract DNA. तो पहले हमें सेल वॉल वगैरह को डिसॉल्व करने के लिए एंजाइम चाहिए, तो उनको हम लाइजिंग एंजाइम पे। नेक्स्ट सेकंड है दे आर क्लीविंग एंजाइम। क्लीव माने होता है किसी चीज को तोड़ना, कट करना, क्लीविंग एंजाइम। तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एक तरह का क्लीविंग एंजाइम। क्लीविंग एंजाइम आर यूज्ड टू ब्रेक cleaving enzyme are used to break DNA molecule. Cleaving enzyme are used to break DNA molecule. They are of 3 types. अब ये जो आपके क्लीविंग एंजाइम है ये खुद में 3 तरह। They are of 3 types. ये कौन कौन से? तो पहला जो आपका क्लीविंग एंजाइम है that is एक्सोन्यूक्लियस। अब भाई एक्सोन्यूक्लियस क्या होता है? तो देखो ये रहा आपका डीएनए, एक्सोन्यूक्लियस। तो एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम क्या काम करेगा? ये रहा आपका 5 प्राइम एंड, ये आपका 3 प्राइम एंड, ये आपका रहा 3 प्राइम एंड, और ये 5 प्राइम एंड, ये 3 प्राइम। एक्सोन्यूक्लियस या तो यहां से कट करना शुरू करेगा और या इस छोर से कट करना शुरू करेगा। तो ये इधर उधर से ही कट कर सकते हैं। तो नोट करेंगे एक्सोन्यूक्लियस आर दोज एंजाइम which cut DNA either 5 prime, which cut DNA either 5 prime or 3 prime end. They cut DNA either 5 prime or 3 prime. Next, endonucleases. अब देखो एंडोन्यूक्लियस क्या होते हैं। तो एंडो मतलब अंदर होता है, तो ये डीएनए को कहीं पे अंदर पे कट करेंगे। तो एंडोन्यूक्लियस क्या होते हैं? ये डीएनए को अंदर से कट कर सकते हैं, कहीं से भी अंदर से कट कर सकते हैं। तो नोट करेंगे एंडोन्यूक्लियस cut DNA, endonucleases cut DNA
cut DNA at any point, cut DNA at any point except the terminal end, except the terminal end 3 prime or 5 prime, except the terminal end 3 prime or 5 prime. Third है restriction endonuclease. Restriction endonuclease. देखो restriction endonucleases हमारे लिए यही बायोटेक्नोलॉजी में पूरी बायोटेक में restriction endonuclease वो एंजाइम है जो हमारे डिजायर्ड पॉइंट पे, स्पेसिफिक पॉइंट पे, बिल्कुल शार्प वहीं पे कट करते हैं जहां पे हमको चाहिए। ठीक है, एग्जैक्टली उसी जगह पे कट करेंगे जिस जगह पे की रिक्वायरमेंट है, जहां पे हम इनको काटना चाहते हैं। इनसे बिल्कुल कोई एरर होने का चांस नहीं होता, 2-4 न्यूक्लियोटाइड का भी एरर नहीं होगा इनसे, बिल्कुल स्पेसिफिक पॉइंट पे कट करते हैं। इसीलिए पूरे बायोटेक्नोलॉजी में हम इनको यूज करते हैं। नोट करेंगे, restriction endonucleases cut DNA duplex at a specific point. एक और उनकी खास बात, DNA duplex मतलब double stranded, restriction endonucleases cut DNA duplex at a specific point where they are desired to cut. अब देखो भाई, एक और इनकी खास बात क्या होती है, ये कैसे कट करते हैं, इनमें एक और खास बात। तो सपोज दैट हमने क्या किया, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को एक यहाँ पे कट किया और इसने एक यहाँ पे। अब जब ये इसको कट करेगा तो जो डीएनए कटने के बाद बनेगा वो कुछ ऐसा होगा। कट होने के बाद ये तो डबल स्ट्रैंडेड यहाँ तक है। इसके बाद क्या है, ये जो पार्ट है यहाँ पे ये सिंगल स्ट्रैंडेड हो जाएगा। तो कुछ सिंगल स्ट्रैंडेड पार्ट इससे प्रोजेक्टेड होगा जो लटका हुआ होगा, सस्पेंडेड होगा। और इसमें भी सिंगल स्ट्रैंडेड पार्ट क्या होगा, दूसरे वाले में भी इस तरह से कुछ सिंगल स्ट्रैंडेड पार्ट होगा जो कि लटका हुआ होगा, है ना। तो ये जो सिंगल स्ट्रैंडेड पार्ट होते हैं, ये जब हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाएंगे तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए में ऐड होने में हेल्प करते हैं। ये वाले जो सिंगल स्ट्रैंडेड पार्ट है, ये जो लटके हुए सिंगल स्ट्रैंडेड पार्ट है, ये वाला पार्ट हो गया, दूसरा ये वाला पार्ट हो गया, ये जो सस्पेंडेड पार्ट है, इन पार्ट को हम लोग कहते हैं क्या है, इन पार्ट को हम लोग बोलते हैं स्टिकी एंड। स्टिकी एंड क्यों? क्योंकि ये क्या करेंगे, ये जब हम इसे कट करते हैं तो ये प्लाज्मिड को और फॉरेन डीएनए को दोनों को जोड़ने में, उनसे चिपकने में हेल्प करते हैं, इसलिए इनको स्टिकी एंड्स बोलते हैं। तो नोट करेंगे, ये डायग्राम नोट कर लेना। सर, ये एक बार वापस एक्सप्लेन कर दीजिए जो आपने हाँ? सर, ये वापस एक्सप्लेन कर दीजिए। भाई ऐसा होगा कि जब ये कट करेगा तो इस तरह से कट करेगा कि डीएनए को एक यहाँ पे कट किया, एक यहाँ पे कट किया, तो दो हिस्से में डीएनए टूट गया। तो एक डीएनए जो हमारा होगा वो एक डीएनए होगा ऐसा, कैसा, एक हिस्सा तो हमारा, उसने ऊपर वाले को कट किया, कट करने के बाद जो डीएनए कट होने के बाद डीएनए दो टुकड़े में टूटा, तो एक टुकड़ा ये हो गया, ठीक है, और दूसरा वाला टुकड़ा ये इस तरह से डीएनए टूटेगा। जब इस तरह से टूटेगा तो यहाँ तक तो डबल स्ट्रैंडेड, डबल स्ट्रैंडेड के बाद ये थोड़ा सा हिस्सा लटका रहेगा जो कि सिंगल स्ट्रैंडेड।
इस वाले में भी ऐसे ही तो टूटेगा। ये थोड़ा सा हिस्सा इधर से सस्पेंडेड रहेगा, लटका हुआ रहेगा, जो सिंगल स्ट्रैंड। ये जो सिंगल स्ट्रैंडेड वाला पार्ट जो बाहर की तरफ निकला हुआ है, इनको हम स्टिकी एंड कहते हैं। ये हमें हेल्प करेंगे जब हम क्या करेंगे, प्लाज्मिड को और जो हमारा फॉरेन डीएनए है दोनों को जोड़ने में। तो हमेशा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ऐसे काटते हैं, इनको कहा गया है स्टिकी एंड। तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एक तो स्पेसिफिक पॉइंट पे काटते हैं और हमेशा स्टिकी एंड बनाने का काम जब भी ये कट करें। ठीक है, यस सर। नोट करेंगे। restriction endonuclease cut in such a way restriction endonuclease cut in such a way that single stranded free end that single stranded free end suspend from single stranded free end suspend from the fragment of DNA duplex, the fragment of DNA duplex, full stop. These single stranded ends are these single stranded ends are called these single stranded ends are called sticky end. Sticky end. ठीक है, तो अभी हम टाइप ऑफ एंजाइम पढ़ रहे हैं। तो हमने पढ़ा कि पहले एंजाइम थे लाइजिंग एंजाइम जो जोड़ने का काम कर रहे हैं, वो लाइजिंग एंजाइम है ना, जो क्या कर रहे हैं और सेल को खोलने का काम कर रहे हैं। दूसरे क्लीविंग एंजाइम, वो डीएनए को ब्रेक करने का काम कर रहे हैं, वो एक्सोन्यूक्लियस हो सकते हैं, एंडोन्यूक्लियस हो सकते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। अब जो हमारा सी टाइप का मतलब तीसरा एंजाइम है, तो तीसरा एंजाइम कौन? तो तीसरे वाले जो हमारे एंजाइम है, तीसरे एंजाइम को हम क्या कहते हैं, चलिए देखते हैं। दे आर कॉल्ड synthesizing enzyme. synthesizing enzyme, ये आपको सब पता है, आप सब डिटेल में पढ़ चुके हैं। मैं सिर्फ लिख देता हूँ एग्जांपल। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पता है ना? यस सर। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, डीएनए पॉलीमरेज, ये दो एंजाइम है, दोनों आपको पता है, डिटेल में पता है। एक आरएनए पे डीएनए बनाता है, दूसरा डीएनए पे डीएनए। नेक्स्ट डी, ज्वाइनिंग एंजाइम, ये भी हमने अभी पढ़ा, ज्वाइनिंग एंजाइम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में भी पढ़ चुके हैं, यहाँ भी पढ़ रहे हैं, नोट करेंगे। दे हेल्प इन sealing the they help in sealing the DNA gaps, hence they are called molecular glue gone, hence they are called molecular glue as PU ligase, as PU ligase. They join DNA end with the help of they join DNA end with the help of phosphodiester bond, with the help of phosphodiester bond. तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना करके ये इनको जोड़ने का काम करते हैं, लाइगेट करने का काम करते हैं।
ठीक है, तो हमारे ज्वाइनिंग एंजाइम होंगे सर आपने क्या बोला, दे जॉइन डीएनए एंड ईएनडी ना? ई एन डी। हाँ and अब देखो भाई साहब, स्पेसिफिकली हम लोग पढ़ेंगे जो आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है ना, मॉलिक्यूलर स्पीकर के बारे में, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है ना। नेक्स्ट सब हेडिंग डालो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है ना, एंजाइम में रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। अब हम लोग स्पेशली बात करेंगे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के बारे में, क्योंकि यही वो एंजाइम है जिसको हमें पढ़ना है और पूरी बायोटेक्नोलॉजी में यूज करना है। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस काम क्या करता है, होता क्या है, ये बात हम समझ। रिस्ट्रिक्शन नोट करेंगे। These enzymes were first isolated by Stewart Lin and Warner Urban and Warner Urban and Warner Urban in 1963. In 1963, they isolated two enzymes which restricted growth of bacteriophage, which restricted growth of bacteriophage in E. coli, which restricted growth of bacteriophage in E. coli. ठीक है, the first restriction endonuclease which was functional, isolated by स्मिथ, है ना, जिसको हमने बायोटेक में यूज किया, स्मिथ, विलकॉक्स एंड केली। The enzyme was isolated from Haemophilus influenzae. The enzyme isolated from Haemophilus influenzae and named Hind second. ये याद रखना, ये पूछा हुआ क्वेश्चन नहीं था। तो देखो, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस तो खोजने का काम स्टीवर्ट लिन और वार्नर अर्बर ने किया, है ना, लेकिन इन्होंने वायरस के खिलाफ यूज किया इसको। तो इन्होंने क्या किया, ई कोलाई में उस एंजाइम को डाला जिसने क्या किया, बैक्टीरियोफेज के डीएनए को कट करके, और बैक्टीरियोफेज वहां पे मल्टीप्लाई नहीं करता है। लेकिन बायोटेक में जिस एंजाइम का यूज किया गया, पहला एंजाइम जो डिस्कवर किया गया बायोटेक में, जिसका हम लोगों ने बायोटेक्नोलॉजी में यूज किया, उसका नाम था हिंड सेकेंड। और ये कहां से निकाला गया, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाई एक बैक्टीरिया होता है जो इन्फ्लुएंजा फैलाने का काम करता है, उस बैक्टीरिया से निकाला, और इसको निकालने का काम स्मिथ, विलकॉक्स और केले ने किया। ठीक है, 1968 में। नोट करेंगे। टिल टुडे more than 900
more than 900 restriction endonucleases have been discovered. Till today, more than 900 restriction endonucleases have been discovered. They may be of three types. They may be of three types. अब रिस्ट्रिक्शन जो एंडोन्यूक्लियसेस है ये खुद में तीन तरह के हो सकते, तीन कैटेगरी के हो सकते। तो पहला वाला जो है उसको हम लोग कहते हैं टाइप 1, टाइप 1 रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। नोट करेंगे, दे हैव, अच्छा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, एक बात और बता दूं, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या करते हैं कि पहले ये पूरे डीएनए को स्कैन करते हैं। पूरे डीएनए को स्कैन करने के बाद पर्टिकुलर सीक्वेंस को ये रिकॉग्नाइज करते हैं, जहां पे जाके जुड़ जाते हैं। जिस सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करते हैं उस सीक्वेंस को हम कहते क्या है, उसको रिकॉग्निशन सीक्वेंस कहते हैं। तो जब इनको रिकॉग्निशन सीक्वेंस मिलेगा तो रिकॉग्निशन सीक्वेंस के मिलते ही ये लैंड कर जाएंगे, और रिकॉग्निशन सीक्वेंस हमेशा जिस साइड से काटना होगा उसके पास में, ठीक है। तो रिकॉग्निशन सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करते हैं, तब जाकर के किसी डीएनए में लैंड करते हैं स्कैन करने के, है ना। तो नोट करेंगे, दे हैव रिकॉग्निशन सीक्वेंस, दे हैव रिकॉग्निशन सीक्वेंस of 15 base pair. They have recognition sequence of 15 base pair, and they cut DNA, they cut DNA 1000 base pair away from 5' end. They cut DNA 1000 base pair away from 5' end. Next point, they are not used, they are not used in biotech, they are not used in biotechnology. Second, टाइप सेकंड रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस। नोट करेंगे, दे हैव रिकॉग्निशन सीक्वेंस 4 to 8 base pair. They have recognition sequence 4 to 8 base pair only. They are used in recombinant DNA technology. Currently, more than 350 type 2, currently more than 350 type 2 restriction endonuclease are known. Next, type 3 restriction endonuclease. Type 3 restriction endonuclease. They are intermediate between type 1 and type 2. They are intermediate between type 1 and type 2. They are also not used in biotech. Next, heading डालेंगे, functioning of restriction endonucleases. Functioning of restriction endonucleases.
ठीक है। तो पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि व्हाट इज द पैलिंड्रोम सीक्वेंस। पैलिंड्रोम क्या है? तो बता सकते हो पैलिंड्रोम क्या होते हैं? सर पैलिंड्रोम मतलब जो आगे और पीछे सेम लिख रही है। हाँ, जिनको दोनों तरह से रीड करने में सेम ही हो, जैसे मलयालम। मलयालम, अब चाहे यहाँ से पढ़ो चाहे उधर से पढ़ो, दोनों तरफ से पढ़ने पे मलयालम ही होता है इसका मतलब। ऐसे वर्ड्स को हम लोग पैलिंड्रोम कहते हैं, है ना, इंग्लिश में पैलिंड्रोम कहा जाता है। उसी तरह से बायोटेक्नोलॉजी में पैलिंड्रोम सीक्वेंस होता है। तो हमेशा जब भी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस काटेंगे तो पैलिंड्रोम सीक्वेंस बनाएंगे। अब पैलिंड्रोम रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे क्या होता है, बायोटेक में पैलिंड्रोम क्या है वो बात। देखो बायोटेक में क्या चीज पैलिंड्रोम, अब मैंने बताया कि इस तरह से काटेंगे स्टिकी एंड बनेंगे, और जो स्टिकी एंड वाला पार्ट होगा वो हमेशा पैलिंड्रोमिक पार्ट होगा। देखो इधर से रीड करता हूँ AATT, और इधर से भी रीड करता हूँ क्या है AATT। तो ये जो स्टिकी एंड में है इनको हम पैलिंड्रोम कहते हैं। अब क्या होगा, जहां पर ये कट करेगी इस पैलिंड्रोम के पहले यहां पर, तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यहां पे लैंड करेगा। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यहां पे लैंड करेगा। ये जो साइट होगी जहां पे वो लैंड करेगा, जिसको पहचानेगा, रिकॉग्नाइज करेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिकॉग्निशन साइट। तो हमेशा ये जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होगा इसी के पहले या इसके बाद में, है ना, यहां पर हमेशा रिकॉग्निशन साइट होगी। तो हमेशा एंडोन्यूक्लियस रिकॉग्निशन साइट पे लैंड करेगा और यहीं पर ये कट करना स्टार्ट। ठीक है, चलो नोट करो फंक्शनिंग ऑफ, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप इसको बना लीजिएगा। पैलिंड्रोम पूछा जाता है 3 मार्क्स में, व्हाट आर द पैलिंड्रोम। पैलिंड्रोम, पैलिंड्रोम या पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, है ना। नोट करेंगे, restriction endonuclease, restriction endonuclease inspect the DNA molecule. Restriction endonuclease inspect the DNA molecule in search of, restriction endonuclease inspect the DNA molecule in search of specific, in search of specific recognition sequence, in search of specific recognition sequence. In search of specific recognition sequence. Full stop. Once the specific, once the specific recognition sequence, it get, comma, finds on that site, सर रिकॉग्निशन सीक्वेंस के बाद once recognition sequence it get, comma, find at that place, find, yeah, at that site, find at that site and cut each of 2 strand, and cut each of 2 strand of double helix, at a specific point, double helix at a specific point, by hydrolyzing
फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ठीक है। तो कैसे कट करता है? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को हाइड्रोलाइज कर देता है, जिससे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड टूट जाते हैं और डीएनए ब्रेक होता है। नेक्स्ट पॉइंट, द रिकॉग्निशन सीक्वेंस, the recognition sequence of each restriction endonuclease, the recognition sequence of each restriction endonuclease, मतलब हर restriction endonuclease का अपना recognition sequence अलग अलग। recognition sequence of each restriction endonuclease consists of a definite number of palindromic nucleotide, definite number of specific base pair, consist a definite number of specific base pair in DNA. It is called palindromic. It is called palindromic nucleotide sequence. It is called palindromic nucleotide sequence. ठीक भाई? क्लियर? Yes. ठीक है, नेक्स्ट Yes. हेडिंग डालेंगे, सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट। सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट, है ना? सर इसका मतलब ये हुआ ना कि कोई पैलिंड्रोमिक डीएनए ही मतलब पैलिंड्रोमिक साइट के पास ही कट पड़ेगा। सेम, हम सेम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज लेते हैं, वो पैलिंड्रोम इधर भी बनाएगा, है ना, पैलिंड्रोम उधर भी बनाएगा, ठीक है, राइट, पैलिंड्रोम बनाने का काम करेगा दोनों में, है ना, तो इसी वजह से वो दोनों जुड़ जाएंगे, ये होता है। नहीं सर, मैं कह रहा हूँ उसमें जो प्री रिक्विजिट होगा वो एक हाँ पैलिंड्रोमिक। बिल्कुल बिल्कुल, प्री रिक्विजिट का अगर पैलिंड्रोम नहीं है तो कट नहीं करेगा, वो जुड़ेगा, लैंड ही नहीं करेगा, है ना, सर क्योंकि अगर जहां हमने हाँ अगर हाँ हमने डिजायर्ड जीन जहाँ से हमें डिजायर्ड जीन लेना है उस डीएनए में अगर पैलिंड्रोम हो ही ना, ऐसा पॉसिबल हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता है, पॉसिबल, डीएनए बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज होती है ना, ऐसा नहीं होता है। ओके सर। अब रुको, सर लेकिन डिजायर्ड जीन के पास पैलिंड्रोम होना ना होना ये तो फिर तो डिपेंड करता हम ट्रांसफर ही नहीं कर पाएंगे ना, हम ट्रांसफर ही नहीं कर पाएंगे, तो हमें इसीलिए तो मतलब ये इतना आसान थोड़े ना है कि क्या बोलते हैं, हमें क्या करना है, हमें ऐसा डीएनए चाहिए, हम ऐसा जीन ही ट्रांसफर कर पाएंगे जिसमें पैलिंड्रोम हो, और फिर हमें उस पैलिंड्रोम के मतलब हमें ऐसे वो वेक्टर भी मिले जिसमें सेम पैलिंड्रोम, तभी हम इसको कर सकते हैं। है। सर तो ये एक ड्रॉबैक हो गया ना? ये तो ये लिमिटेशन होगी, ड्रॉबैक नहीं करेंगे, लिमिटेशन, है ना, हम लिमिटेशन करेंगे। एक मिनट, देखो हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं, क्या बोलते हैं, आइसोलेशन ऑफ डीएनए, है ना, याद है ना, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, याद है कि नहीं याद है, एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस याद है सबको? याद है कि भूल गए? बोलो भाई, लोग कोई बोल ही नहीं था, भूल गए क्या? ये मत बोल देना कोई कि नहीं पढ़ाया सर आपने, बहुत मारूं पकड़ के, पढ़ा चुका हूं मैं ना, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, याद आया? Yes, sir. हम्म,
हम्म, इसको हम लोग साउदर्न ब्लॉटिंग भी कहते हैं। बता तो सब तुमको लेकिन तुमको ने रिवीजन नहीं किया। चलो देख, डायग्राम। देखो, तो हम लोग क्या करते हैं, कैसे, तो हेडिंग आपने डाला सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट, है ना। तो हम डीएनए फ्रेगमेंट को क्या करते हैं, इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, नीट में भी आ चुका है इससे क्वेश्चन कई बार। देखो, हम क्या करते हैं कि पहले डीएनए को हमने डीएनए निकाल लिया, आइसोलेट कर लिया, है ना। तो पहले सेल को ओपन किया, सेल को ओपन करने के बाद फिर हमने उससे डीएनए निकाल लिया। डीएनए निकालने के बाद डीएनए को हम लोग रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डाल के काट डाला। काटने के बाद बहुत सारे टुकड़े हो गए। टुकड़े होने के बाद अब उसमें हमने क्या किया, हमने डीएनए को यहाँ पे डाल दिया। अब ये जो है ये जेल विद डीएनए फ्रेगमेंट, ये जेल है। जेल कौन सा है, इसमें मेनली हम लोग जो जेल यूज करते हैं, वो जेल यूज करते हैं एगरोस जेल। एग्रोस जेल इसलिए यूज करते हैं, तो एग्रोस जेल निकाला कहाँ से आता है, तो पहली बात एग्रोस जेल को हम लोग निकालते हैं सीवीड से, है ना। सीवीड से निकालते हैं। सीवीड क्या होता है पता है ना। ब्राउन एल्गी। हाँ, ब्राउन एल्गी, वेरी गुड, टेल। तो हम सीवीड से निकालते हैं। अब इनमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं। अब क्या करते हैं, डीएनए तो खुद में नेगेटिवली चार्ज है, तो हम यहाँ से एक एनोड लगा देते हैं। देखो इधर पॉजिटिव चार्ज दिया है, एनोड। तो अब डीएनए खुद में नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करना शुरू करते हैं। जो डीएनए के बड़े टुकड़े होते हैं, लार्जेस्ट फ्रेगमेंट, वो पीछे रह जाते हैं, और जो स्मॉलेस्ट फ्रेगमेंट होते हैं वो आगे आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो पोर्स होते हैं वो क्या बोलते हैं, बड़े डीएनए साइज को पास होने में ज़्यादा रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं, छोटे के लिए कम क्रिएट करते हैं। इस तरह से डीएनए के बैंड बन जाते हैं। डीएनए के बैंड बनने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि डीएनए को हम लोग इससे निकाल लेते हैं। निकालने के बाद जो डीएनए होता है, उसको, उस डीएनए फ्रेगमेंट को हम क्या करते हैं, स्टेन करते हैं। और किससे स्टेन करते हैं, एक डाई से स्टेन करते हैं। इसका नाम 2 बार नीट में पूछा जा चुका है, इथिडियम ब्रोमाइड नाम है इसका, इथिडियम ब्रोमाइड। तो इथीलियम ब्रोमाइड, एक बार तो क्वेश्चन ये पूछा गया किससे डीएनए को स्टेन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन, दूसरी बार ये क्वेश्चन पूछा गया था, इथीलियम ब्रोमाइड अल्ट्रावायलेट रेज में कौन सा कलर प्रोड्यूस करती है। तो इथीलियम ब्रोमाइड डाई से हम स्टेन कर देते हैं। जब यूवी से हम इस पे डालते हैं तो ऑरेंज कलर का रिफ्लेक्शन फील होता है, ऑरेंज कलर दिखाई देता है ना। तो ऑरेंज कलर से इल्यूमिनेट करते हैं। इस तरह से डीएनए को इथीलियम ब्रोमाइड से हम लोग क्या करते हैं, स्टेन करके सेपरेट करते हैं। और इस प्रोसेस को फिर हम क्या करते हैं, इन डीएनए के, ये जो डीएनए होता है इसको एग्रोस जेल से, एक वो मैंने आपको बताया था कि ऊपर हम लोग नायलॉन की फिल्म लगाते हैं। नायलॉन की फिल्म से हम लोग डीएनए को निकाल लेते हैं। नायलॉन की फिल्म लगा करके डीएनए को निकालने की प्रोसेस को इल्यूशन कहते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि इल्यूशन क्या होता है। और डीएनए के फ्रेगमेंट को डाई करके सेपरेट इलेक्ट्रोफोरेसिस से निकालने की पूरी प्रोसेस को, है ना, मतलब डीएनए इस जेल वाले बोर्ड से, इस जेल वाले बोर्ड से इस फिल्म में डीएनए को निकालने की प्रोसेस को इल्यूशन कहा है। इस पूरी डीएनए की प्रोसेस को निकाल सेपरेट करने की प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इसे साउदर्न ब्लॉटिंग बोलते हैं। अब देखता हूं तुम में से कौन इंटेलिजेंट है, बताओ नॉर्दर्न ब्लॉटिंग क्या होती है, वो भी होती है, कौन बताएगा, बताओ भाई। लो, अगर डीएनए की जगह प्रोटीन के मॉलिक्यूल निकालने जाए तो उसको बोलते हैं नॉर्दर्न ब्लॉटिंग। मास्टर्स में हम लोग पढ़ते हैं दोनों, साउदर्न नॉर्दर्न दोनों प्रोटीन पढ़ते हैं, पूरी प्रोसेस पढ़ते हैं। बायोटेक का अलग से वो होता है, पेपर होता है,
ठीक है, तो वहां पे हम दोनों ब्लॉटिंग करते हैं। तो आप बस इतना याद रखना कि नॉर्दर्न ब्लॉटिंग क्या होती है, सेपरेशन ऑफ प्रोटीन फ्रैगमेंट इज कॉल्ड नॉर्दर्न ब्लॉटिंग, सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट थ्रू जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज कॉल्ड साउदर्न। समझ आया? Yes, sir. यस स्क्रीनशॉट ले लो इसका, बना लेना और हम आपको लिखवा देते हैं। चलो नोट करो। पॉइंट्स के फॉर्म में नोट करते हैं ना। द DNA molecules can be cut into fragments. DNA molecules can be cut into fragments with the help of DNA molecules can be cut into fragments with the help of restriction endonucleases. With the help of restriction endonucleases. Full stop. Next point. These separated fragments of DNA, these separated fragments of DNA are passed through gel electrophoresis, सर क्या? through gel electrophoresis. Full stop. Electrophoresis is a technique. Electrophoresis is a technique used for the separation of electrophoresis is a technique used for the separation of substances of different ionic property. Next point. Since DNA fragments are negatively charged, molecules, they can be separated. Since DNA fragments are negatively charged molecules, they can be separated by allowing them to move towards anode. Next point. This technique was developed by A. Thyselium. This technique was developed by A. Thyselius. Sorry, Thyselius, not Thyselium. This technique was developed by A. Thyselius. Let's talk. Nowadays, most common
electrophoresis is agarose gel. Most common electrophoresis is agarose gel, which is agarose gel, which is extracted from seaweed, which is extracted from seaweed. Next one. The separated DNA fragment, can be observed after staining, with ethidium bromide, can be observed after staining with ethidium bromide. The stained DNA produces orange color under the UV exposure. Next point. The DNA fragments are separated. And cut from the gel. DNA fragments are separated and cut from the gel. This process is called elution. मैंने आपको बताया है, process is called elution. Next point. Eluted DNA are purified and used in constructing cloning vector. ठीक है, अब हम लोग जो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे वो आप हेडिंग डाल लीजिए, क्लोनिंग वेक्टर और वेहिकल डीएनए. कोई डाउट हो बताइए. पैलिंड्रोम बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड के लिए आपके इंपॉर्टेंट है. और जो मैंने आपको बताया इथिडियम ब्रोमाइड स्टेन करते हैं, कौन सा कलर प्रोड्यूस करता है, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग क्या होती है, इल्यूशन क्या होता है, इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जो प्रोसेस से बायोटेक से डायरेक्टली पूछे गए. नीट के एग्जाम में आप देखेंगे आपको ये क्वेश्चन पेपर में मिल जाएगा, है ना. सर ये इथिडियम ब्रोमाइड का ओरिजिनल कलर क्या होता है? क्या? अब प्रभु ये तो हमको नहीं पता इसका एक्चुअल कलर क्या है, लेकिन ये कलर प्रोड्यूस करती है ना. नहीं सर, आपने बताया ना कि यूवी से ऑरेंज आता है, तो यूवी से ऑरेंज हो जाती है, यही कलर ही होगा, ऑरेंज ही होगा इसका कलर. डाई का मतलब ये होता है कलर एक्चुअल में. ठीक है, तो भाई सबको क्लियर है, कोई डाउट? नो सर. No, sir. चलो.
ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और उसका आगे कंटिन्यू। ठीक है, थैंक यू Thank सर। you, sir. Bye, sir. Good night.